आज हम रिमेनिंग लीगल सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जो है बेसिकली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जो कि अक्टूबर 2000 को कंट्री में एप्लीकेबल हुआ। जब ह्यूमन राइट्स एक्ट यूके के अंदर नहीं था तो उससे पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कन्वेंशन थी, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो वो जो कन्वेंशन थी वही यूके में एप्लीकेबल होती थी और बाकी जितने भी यूके की स्टेट्स थी उन सभी में भी वही इफेक्टिव होती थी। तो चूँकि यूके में उस टाइम वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना था तो वो सिर्फ एक कन्वेंशन यूके ने फॉलो की हुई थी और वही यूके के अंदर एप्लीकेबल होती थी। और इस वजह से जो कोर्ट्स थी वो उनको डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं करवा सकती थी। अगर किसी भी आदमी का, किसी सिटीजन का कोई बेसिक कोई फंडामेंटल राइट्स या कोई भी ह्यूमन राइट उनका कोई इन्फ्रिंज होता था, वायलेट होता था, तो उस चीज़ के अगेंस्ट उन्हें फिर यूरोपियन यूनियन की जो कोर्ट्स होती थी, यूरोपियन कोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे उन्हें जाना पड़ता था। तो इस वजह से ये बहुत एक टफ प्रोसीजर था सभी सिविलियंस के लिए। इस वजह से फिर यूके ने अपना एक ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 बनाया और ये फिर अक्टूबर 2000 को कंट्री में एप्लीकेबल हुआ। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले है कि जब ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 एप्लीकेबल हुआ तो जितने भी पब्लिक बॉडीज़ थे उन सभी के जो अनलॉफुल जो एक्ट्स थे ना, स्पेशली पुलिस के, लोकल काउंसिल के, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या और जितने भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के जो अनलॉफुल एक्ट्स थे ना वो सभी जो हैं वो इनकम्पैटिबल हो गए विद रेफरेंस टू कन्वेंशन राइट्स। अगर कोई इस तरह कन्वेंशन राइट्स को, किसी भी सिटीज़न के किसी कन्वेंशन राइट को, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं पब्लिक बॉडीज़, वो अगर उनके किसी कन्वेंशन राइट को इन्फ्रिंज करती हैं, वायलेट करती हैं, तो उस टाइम फिर ये कोर्ट्स इन सभी एक्ट्स को अनलॉफुल डिक्लेयर करता है क्योंकि ये उनके कन्वेंशन राइट्स के साथ इनकम्पैटिबल होती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि पहले चूँकि वो सिटीजन्स को जाना पड़ता था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, और जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998, तो उस टाइम फिर जो कोर्ट्स थी यूके की वो डायरेक्टली इस ह्यूमन लोगों के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं उन सभी को वो डायरेक्टली डील करने पर लग गए। और इस वजह से अब जो सिटीजन्स थे उनको अब यूरोपियन कोर्ट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अब ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट था ये लेजिस्लेशन करके ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया था। और अगर किसी जगह पे या किसी मैटर के अंदर इस तरह हो जाए कि पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन की हो और लेकिन वो जो लेजिस्लेशन हो वो किसी भी जो फंडामेंटल राइट्स है किसी सिटीजन का या कोई कन्वेंशन राइट है उसके साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, उसको वायलेट कर रही हो, तो उस टाइम फिर कोर्ट जो है वो एक डिक्री इशू करती है जिसे हम डेक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इस डिक्री को या इस डेक्लेरेशन को इशू करने का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि कोर्ट जो होती हैं वो सजेस्ट करती हैं पार्लियामेंट को कि आपने ये जो लेजिस्लेशन की है ये कन्वेंशन राइट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उसको वायलेट कर रही है, तो या तो आप इस लेजिस्लेशन को अमेंड कर लें या फिर इसको कैंसिल कर लें। तो इस सूरत हाल में कोर्ट्स हैं वो डेक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इशू करती हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है 1998 उसके कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 2 है जो कि राइट टू लाइफ है। इसी तरह आर्टिकल 3 है प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ थॉट, आर्टिकल 10 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरह इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करती हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 से पहले यूके के अंदर इस तरह होता था कि वहाँ की जो लेजिस्लेशन है ना यूके की, स्पेशली उनमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो उनके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वही जो है वो जुडिशरी के तौर पर या हाईएस्ट कोर्ट यूके के अंदर के तौर पर काम करता था। यानी कि जिस तरह हम कह लें कि यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 आ गया तो ये फिर यूके की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया, क्योंकि इसने जो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और जो बैलेंस ऑफ पावर था उसके अंदर उसको चेंज कर दिया। और फिर जब ये बना तो उस टाइम उससे पहले बिल्कुल इस तरह होता था कि जो एक हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर एक लॉर्ड चांसलर होता था जो कि एज अ सीनियर जज ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड के तौर पर वो अपनी जो वर्क है, जो अपने उसके ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता था। और इस तरह फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 से पहले यूके के अंदर कोई जुडिशरी और लेजिस्लेशन के अंदर कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी।
जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 आ गया तो उस टाइम फिर उन्होंने यूके के अंदर एक सेपरेट एक सुप्रीम कोर्ट बनाई, और इस तरह लॉर्ड चांसलर का जितनी भी जो उसके वर्क से रिलेटेड टू जुडिशरी वो सारे ख़त्म हो गए। इसकी की प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले कि लॉर्ड चांसलर का जो ऑफिस है उसको रिफॉर्म करना, यानी कि पहले जो लॉर्ड चांसलर अपने एज अ हेड ऑफ जुडिशरी मैटर्स के तौर पर काम करता था, वो उसका रोल अभी ख़त्म हो गया और वो अब जुडिशरी का हेड के तौर पर अब कोई काम भी नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ उसको वो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो पहले स्पीकर होता था वो उस ऑफिस से भी या उस रोल से भी उसको हटा दिया गया, और अब जो एक सेपरेट उसका रोल रख दिया गया और जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि यूके के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाना, ताकि जुडिशरी और जो लेजिस्लेटर है इनके दरमियान एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाए। और इस तरह फिर अक्टूबर 2009 को यूके के अंदर जो एक सुप्रीम कोर्ट है वो बना दी गई। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, इस एक्ट के बाद इस तरह हुआ कि यूके के अंदर एक स्पेशल कमीशन बना दिया गया जिसे हम जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं, जिनका बेसिक मकसद था कि वो जुडिशल ऑफिस के लिए जुडिशरी को या इसके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को सिलेक्ट करें, और ये सारा जो प्रोसीजर होगा ये सारा मेरिट के ऊपर होगा विद ट्रांसपेरेंसी एंड डाइवर्सिटी। इसमें किसी भी किस्म का कोई मेरिट के अलावा कोई भी काम नहीं होगा। जुडिशल इंडिपेंडेंस, इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो जुडिशरी थी वो अब इंडिपेंडेंट होगी, उसके अंदर लेजिस्लेटर की या पार्लियामेंट की किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। जुडिशरी जो थी अब इस एक्ट के बाद अपने तमाम मामलात के लिए जितने भी उनके इश्यूज़ थे उन सभी के लिए वो इंडिपेंडेंट होगी। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि इस एक्ट के बाद या इस एक्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट था लेजिस्लेटर और जुडिशरी के दरमियान उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको मज़ीद इम्प्रूव कर दिया, और इसके साथ साथ जो जुडिशरी थी उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए और अकाउंटेबिलिटी आ गई। लास्ट पे हमारे पास है फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। बेसिकली फिक्स, इस एक्ट से पहले यूके के अंदर इस तरह होता था कि कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की डेट अनाउंस करता था, चाहे वो 5 साल बाद कर दे, 2 साल बाद कर दे, 10 साल बाद कर दे। तो इस टाइम फिर वो ये सारा जो प्रोसीजर था ये कोई इतना अच्छा नहीं था, यानी कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक ये प्रोसीजर नहीं था। तो इस वजह से फिर ये फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट जो है 2011 ये बनाया गया। इसका बेसिक मकसद ये था कि एक फ़िक्स टर्म रख दी जाए जिसके बाद हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, और जब ये बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जो कि होगी नेक्स्ट। जब ये एक्ट बना दिया तो उन्होंने फिर ये अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 2015 में होगा, और ये जो एक्ट था ये 15 सितंबर 2011 को कंट्री में एप्लीकेबल हो गया। इसका मेन पर्पज़ यही था कि पहले इस एक्ट से पहले इस तरह होता था कि प्राइम मिनिस्टर होता था ना, उसके पास ये पावर थी कि वो किंग को या मोनार्क को रिक्वेस्ट करके किसी भी पार्लियामेंट को किसी भी टाइम जो है उसको वो डिस्ट्रॉय करा सकता था, यानी कि पार्लियामेंट जो थी उसको ख़त्म करवा सकता था, और किसी भी जो जनरल इलेक्शन था उसकी वो डेट को अनाउंस कर सकता था पार्लियामेंट के ऑफिस टर्म पूरी होने से भी पहले। तो इस तरह जब ये एक्ट बन गया तो जो प्राइम मिनिस्टर के पास ये वाली जो पावर थी ये अब ख़त्म हो गई, और अब हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की एक फ़िक्स टर्म जो है वो फिक्स कर दी गई कि हर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया होगा वो हर 5 साल के बाद होगा। की फीचर्स इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि फिक्स जनरल इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल बाद जो है एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन या एक जनरल इलेक्शन होगा जिसके अंदर जो है वो पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको इलेक्ट किया जाएगा। सेकंड है कि अगर किसी भी वक्त के ऊपर कोई अर्ली जनरल इलेक्शन करवाना पड़ेगा तो उसकी 2 कंडीशंस होगी। सबसे पहले तो ये होगी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जितने भी मेंबर हैं उन सभी में से अगर 2/3 की जो मेजोरिटी है वो अर्ली इलेक्शन को सपोर्ट करेगी तो उस टाइम फिर अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। अगर इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, यानी कि किसी गवर्नमेंट के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उस टाइम भी ये जनरल इलेक्शंस होंगे वो जल्दी हो सकते हैं। और इसके साथ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी गवर्नमेंट के ऊपर आ गई लेकिन उसके बाद फिर 14 दिन के अंदर अंदर कोई नई गवर्नमेंट ना बनी तो उस टाइम भी फिर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये 2 सूरतें थी जल्दी इलेक्शंस करवाने की। इसके साथ ये था कि वो रॉयल के पास मोनार्क के पास जो पावर थी कि वो किसी भी पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय या उसको अमेंड कर सकता है, तो वो उसके मोनार्क की वो पावर भी ख़त्म कर दी गई। हमारे पास है
फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट के ऊपर एक रिपील आई थी, जिसे हम डायसोल्यूशन एंड कॉलिंग पार्लियामेंट एक्ट 2020 कहते हैं। बेसिकली जब ये एक्ट बनाया गया तो जो फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट था 2011 का, उसको रिपील कर दिया गया। उसकी बेसिक रीज़न कुछ इस तरह थी कि जब वो एक्ट बनाया गया तो उस टाइम यूके के अंदर कुछ पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 जो है वो अमेंड करना पड़ा, टोटली रिपील करना पड़ा। और जब ये डायसोल्यूशन एंड कॉलिंग ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 2020 कंट्री में एप्लीकेबल हो गया, तो इससे फिर वो जो पहले जिस तरह होता था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोनार्क से रिक्वेस्ट करके पार्लियामेंट को अमेंड करवा सकता था, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास दोबारा फिर वही पावर आ गई इस एक्ट के थ्रू कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर से मोनार्क को रिक्वेस्ट करके जो है वो पार्लियामेंट को ख़त्म भी करवा सकता है, और जो जनरल इलेक्शन होंगे उनकी डेट भी अनाउंस करवा सकता है। थैंक यू सो मच।